हेलो एंड वेलकम टू एक्लेट आईएएस। हम इसमें देखने वाले हैं, दिस इज़ अ वीडियो ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट सेकंड। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपनीज रूल देखा था और हमने जो लास्ट अपना एक्ट देखा था दैट इज़ द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें कि जो गवर्नर की काउंसिल्स हैं उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग अलग कर दिया गया, दोनों के फंक्शंस अलग अलग कर दिए गए। इंडिया में एक ओपन कंपटीशन सिस्टम ले आया गया सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन जो है पूरी इंडिया के टेरिटरी पोजेस करता है। ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर रही है। ये भी चीज़ की क्लैरिटी हमें 1853 के चार्टर एक्ट में मिलती है। टुडे वी विल स्टार्ट विद द क्राउन रूल। क्राउन रूल की शुरुआत जो होती है डायरेक्टली क्राउन रूल की, दैट इज़ फ्रॉम 1858 टू 1947। हम सबको पता है ये चीज़ कि 1857 में जो सिपाही म्यूटनी हुई उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने पूरा जो गवर्नेंस था वो अपने डायरेक्ट हैंड में ले लिया और वो इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रहे हैं। इसके बाद जितने भी एक्ट आएंगे आप उसमें देखोगे कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया को देने की कोशिश की जा रही है। हाँ, दो अगर आप ट्रू नेचर ब्रिटिशर्स का समझो तो एक्सप्लॉयटेशन नेचर था उनका, उन्होंने हमारी इकोनॉमी और हर एक चीज़ को काफ़ी बुरी तरह से एक्सप्लॉयट किया। बट एक फ्रंट पेज पे वो क्या दिखाना चाह रहे हैं वर्ल्ड को, उसके अगर हिसाब से हम देखें तो हाँ, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे सो दैट जो सिपाही म्यूटनी 1857 में हुई थी वैसे इंसिडेंट उन्हें आगे देखने को ना मिले। सो इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चेंज किया गया कि इंडिया जो है वो गवर्न किया जाएगा डायरेक्टली इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। उसके बाद इन्होंने जो ड्यूअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसको एबॉलिश किया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो ये दो ऑर्गेनाइजेशन, जो ये दो बोर्ड्स बनाए गए थे, इन दोनों को जो है एबॉलिश कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर नया ऑफिस क्रिएट किया गया दैट इज़ ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जिसके पास जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कंट्रोल और अथॉरिटी जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास रहेगी। और इन्होंने एक 15 मेंबर की काउंसिल इस्टेब्लिश की जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है असिस्ट करेगा। और जो काउंसिल है वो एक एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी, उसका कोई भी दिया हुआ सजेशन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के डिसीजंस को जो है हैम्पर नहीं कर सकती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अपने डिस्क्रिशनरी पावर से ही डिसीजन जो है वो लेगा। सो बेसिकली जो ये एक्ट था, द एक्ट ऑफ 1858, ये एक इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी को इस्टेब्लिश करने के लिए किया जा रहा था विद इन इंडिया। इनका बेसिकली यही था कि जो गवर्नमेंट है वॉज टू बी सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड, वहाँ से कंट्रोल हो रही थी। और यहाँ पर जितनी भी इंडिया के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए, क्योंकि वो काफ़ी डिग्रेड हो चुकी थी। इस वजह से जो है इस एक्ट को लाया गया और इसमें उसी के हिसाब से प्रोविजंस दिए गए हैं। जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया, 15 मेंबर बॉडी बनाई गई टू एडवाइज दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट बॉडी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। बेसिकली जब 1857 का ग्रेट रिवॉल्ट हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये भी एक नीड हुई या फिर उनको ऐसा एक नेसेसिटी लगी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है विद इन इंडिया उसमें हमें इंडियंस के कोऑपरेशन चाहिए। विदाउट देयर कोऑपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट होगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्मूथ फंक्शनिंग देना। तो इस वजह से जो है इन्होंने 3 एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 एक्ट्स को जो है इनैक्ट किया, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। सो जो इंडियन काउंसिल एक्ट था ऑफ 1861 उसकी क्या क्या प्रोविजंस हैं। एंड यस सॉरी, मैं एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में यहाँ पे एक और चीज़ गई थी, जैसा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। बट यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है ऑफ इंडिया की वो बदल कर वाइसरॉय रख दिया गया, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश क्राउन का इन इंडिया। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि गवर्नर जनरल का ऑफिस हटा के वाइसरॉय को ऑफिस दे दिया गया था, जो कि एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्राउन का विद इन इंडिया। अब यहाँ पे बात आती है प्रोविजंस ऑफ 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। तो हम अगर उसकी बात करें
तो इस एक्ट के जो ज़रिए जो है, ये जो एक्ट था, इसमें फ़र्स्ट टाइम जो है यहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी इंस्टीट्यूशंस में लाने की बात की जा रही थी। तो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था उसमें जो है इन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। पहली बार यहाँ पर जो है ऐसा कोई प्रोविज़न आया था कि किसी भी एक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में इंडियन रिप्रेजेंटेशन को ये नॉन ऑफिशियल मेंबर का ओहदा दे रहे थे। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, या फिर सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, अब तो वाइसरॉय हो चुके हैं तो हम वाइसरॉय बोलेंगे, वाइसरॉय की जो काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड किए गए और उनकी काउंसिल को एक्सपेंड किया गया। और जो ये और उस समय के दौरान जो वाइसरॉय थे, ही वॉज लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया और वो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड श्री दिनकर राव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होनी चाहिए, द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड श्री दिनकर राव, ये 3 मेंबर जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जो है गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे गए थे। अब इस एक्ट के ज़रिए एक और चीज़ हुई, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये कि अभी तक सारी की सारी जितनी भी पावर थी वो पिछले एक्ट्स में जो है सारी की सारी गवर्नर जनरल के पास दे दी गई थी। जो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मैड्रास की, उनके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ही पावर चली गई थी। बट यहाँ पे अब जो है प्रोसेस शुरू हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का, जहाँ पर सबसे जो पहला स्टेप लिया गया, बॉम्बे और मैड्रास की प्रेसिडेंसीज को उनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है वापस कर दी गई, जिसके ज़रिए वो अपनी प्रेसिडेंसीज के लिए जो नियम बनाना चाहते हैं वो उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी के लिए बना सकते हैं। सो इट रिवर्स दी सेंट्रल जो टेंडेंसी थी, सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी थी, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू हुई थी और 1833 तक लगातार चली, कि धीरे धीरे जितनी भी पावर हैं वो सारी एक जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आके सेंट्रलाइज हो जाती हैं। और इसी सेंट्रलाइजेशन का कहीं ना कहीं नतीजा था कि जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ वो, इसके बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये सब एक्ट लाकर एक डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको शुरू किया। जो लेजिस्लेटिव पावर जो बॉम्बे और मैड्रास की प्रेसिडेंसीज को दी गई, इसका एक ये भी तरीका था कि एक ये भी इसका आप कह सकते हो कि रिजल्ट था कि इंटरनल ऑटोनॉमी जो एक प्रोविंसेस की थी वो भी मिली। और ये जो है अगर आप देखोगे कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, आगे चल के ये जो है 1937 में प्रोविंसेस को कंप्लीट एनॉटमी मिल जाएगी। 1937 तक जो जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके पास खुद की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, हर एक चीज़, उनकी पूरी इंटरनल जो एटोनॉमी है वो मिल जाएगी उन्हें। बॉम्बे और मैड्रास प्रेसिडेंसी के अलावा इस एक्ट में जो नई न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है वो बनाई गई फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब, इन सबको जो है 1862, 1886 और 1897 में बनाया गया न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। बॉम्बे और मैड्रास के पास थी, बट अब ब्रिटिश के अंदर और भी टेरिटरीज आ चुकी थी, तो जितने भी प्रोविंसेस थे उन सब के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे नई काउंसिल जो है इस्टेब्लिश की। जो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस एक्ट की है वो ये है कि यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम भी स्टार्ट हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे अगर आप देखोगे, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय 1859 में, इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की और इन्होंने जो वेरियस डिपार्टमेंट्स थे वो अलग अलग जो है वाइसरॉय काउंसिल में जो मेंबर थे उनके अंडर जो है दे दिए कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ये पर्टिकुलर इंचार्ज रहेंगे। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो सिस्टम की भी शुरुआत यहाँ पर हुई। एंड ये जो है एक्ट एम्पावर किया वाइसरॉय को और भी ज़्यादा, इनके पास ऑर्डिनेंस इशू करने की भी पावर आ गई। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वाइसरॉय ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के, जिसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है इनिशिएट किया गया, जिसमें इंडियंस को भी लिया जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब के अंदर आपकी, और यहाँ पर वाइसरॉय ने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। और जो 5th है वो ये है कि वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर आ गई अगर कोई ऐसी एमरजेंसी सिचुएशन आती है उस समय पे। अब क्या है, अब दूसरा एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब यहाँ इसमें ये प्रोविजंस हैं, इसके जो प्रोविजंस हैं इसमें यह है कि जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर जिनको नॉमिनेट करके ले आना था, उनका नंबर बढ़ा दिया गया। दूसरी चीज़, उन्हें जो है ये पावर दे दी गई कि आप बजट डिस्कस कर सकते हो और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव को। तो ये पावर्स उनको 1892 में दी गई।
जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, उनको बढ़ा दिया गया। लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो फिर भी ब्रिटिश ही मेंटेन कर रहे थे, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़े थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो वहाँ पे ब्रिटिशर्स की ही थी। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पावर दे दिया कि ठीक है, आप बजट डिस्कस कर सकते हो और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको एग्जीक्यूटिव एड्रेस करेगा। यहाँ पर एक और प्रोविज़न आता है। इस प्रोविज़न के तहत कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है वो नॉमिनेट करना था। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है नॉमिनेट होंगे, वो नॉमिनेट होंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है कि नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को यहाँ पर जो है नॉमिनेट करना है। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो वॉइसरॉय जिन्हें नॉमिनेट करेगा, वो रिकमेंडेशन किसकी होगी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की होगी। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करना है, उन्हें नॉमिनेट करेगा गवर्नर, और रिकमेंडेशन होगी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स और चैम्बर्स। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस प्रोविजन को कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब वॉइसरॉय जिन नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करेगा, वो नॉमिनेट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, whereas in provincial legislative council in which the non-official member are nominated by governor has to be recommended on by the district board, municipalities, universities, trade associations, zamindars and chambers। ये एक्ट जो बेसिकली है, इसमें एक लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रोविजन मतलब आया फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शन। कह लो, इलेक्शन का कोई इस इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ था, बट हाँ नॉन ऑफिशियल मेंबर को बेसिकली नॉमिनेट करने का। और जो इन्होंने पिछले एक्ट में जो एक शुरुआत की थी इंडियंस को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में लाने की, ये एक्ट उनको और ज़्यादा जो है प्रमोट करता है उन चीज़ों को। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं इसे? एक्चुअली लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो उस समय 1909 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जिसकी पोजीशन आपको भी पता है 1858 के एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की न्यू अपॉइंटमेंट हुई थी। तो उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड मॉर्ले, और जो उस समय देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। तो इन दोनों लोगों के नाम पर जो है ये रखा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और इसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहते हैं। अब ये एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के तहत सबसे पहले इन्होंने जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, बोथ एट सेंट्रल एंड एट प्रोविंशियल लेवल, इनके जो मेंबर थे उनको इंक्रीज़ कर दिया। अब देखो, आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबरशिप थी, जो सीट्स थी मेंबरशिप की, उनको 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये एक्ट का सबसे पहला प्रोविजन यही कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोथ एट प्रोविंशियल एंड एट सेंट्रल लेवल जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 मेंबर हुआ करते थे, उनको बढ़ा के 60 कर दिया गया। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनके मतलब उनके भी नंबर बढ़ाए गए, बट एज सच अलग अलग स्टेट के अलग अलग उनकी साइज़ और जो भी पॉपुलेशन देख के उस हिसाब से उनकी सीट्स को अलॉट किया गया। अब जैसा कि आपको पता है कि ये नॉन ऑफिशियल मेंबर जब इसके पहले वाले एक्ट में भी जो नॉमिनेट हो रहे थे, बट मेजॉरिटी जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी, तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं हुआ। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पर अभी भी ब्रिटिशर्स की ही मेजॉरिटी थी, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर इलेक्ट हो रहे हैं उनकी मेजॉरिटी ले आई। मतलब वहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पर जो है ब्रिटिशर्स का जो है एज सच मेजॉरिटी नहीं थी वहाँ पर प्रोविंशियल लेवल पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी जो इंडियंस नॉमिनेट होके आ रहे थे उनकी मेजॉरिटी थी। तो ये दो चीज़ें इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हुई। नाउ मूविंग टू थर्ड।
अब थर्ड पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पर इन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो डेलिब्रेट फंक्शन है उनको और बड़ा बनाया। अब पिछले वाले एक्ट में इन्होंने बजट को डिस्कस करने की परमिशन दे दी थी, यहाँ पर इन्होंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और रेजोल्यूशंस मूव करने की भी पावर दे दी, बोथ एट प्रोविंशियल लेवल, जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंटर में और प्रोविंशियल में, दोनों में। अब आप बजट डिस्कस करने के साथ साथ जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और न्यू रिजोल्यूशंस भी बजट के ऊपर पास कर सकते हो। तो ये एक और लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रिफॉर्म कह लो या फिर एक पावर आई। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपको पता है कि जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो नॉमिनेट हो रहे थे या फिर चूज किए जा रहे थे, तो वो सब के सब लेजिस्लेटिव के लिए थे। अभी भी इंडियंस जो है एग्जीक्यूटिव में नहीं आए हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं आए हैं, अभी अभी सिर्फ वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में चल रहे थे। बट इस एक्ट के तहत जो है यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये हुआ कि अब इंडियन भी वहाँ पे रहेंगे, इंडियंस का भी एसोसिएशन होना चाहिए। गवर्नर की काउंसिल एट प्रोविंशियल लेवल और वाइसरॉय की काउंसिल एट सेंट्रल लेवल में। तो यहाँ पर जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है फर्स्ट पर्सन बने जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपनी जगह बनाई और इन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ लॉ मेंबर के रूप में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहली बार वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो है मेंबर बने और फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कदम रखा। अब ये एक्ट 909 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ जब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। 909 में जो है मुस्लिम्स को जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? दैट मीन्स सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पर जो है मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उस चीज़ को इस कंसेप्ट को जो है ले आया गया और मुसलमानों को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। अब यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम मेंबर जो भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खड़े होंगे, उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोटर ही इलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मुस्लिम मेंबर जो भी इलेक्शन में या फिर खड़े हो रहे हैं, उन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकता है। तो ये इस एक्ट ने जो है कम्युनलिज्म को जो है लीगलाइज्ड कर दिया। और लॉर्ड मिंटो जो थे उस समय के वाइसरॉय, उनको कहा जाने लगा फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी आने वाले एक्ट में जो है ये चीज़ जो है सबको दे दी जाएगी। अभी यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स की बात हो रही है। 909 में सिर्फ मुस्लिम्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिला था, ये बात ध्यान रखनी है। कभी कभी यही कंफ्यूज करता है कि सिक्स और वुमेन सबको मिला था, नहीं। 1909 में सिर्फ मुस्लिम को जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिला था और सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और आ जाती हैं। ये जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का जो प्रोविज़न था, उसको इन्होंने कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ और ज़मींदार, इन एरियाज़ में भी इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का जो कंसेप्ट है उसको लागू किया। अब नेक्स्टली हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बेसिकली इसको मोंटेगो कैम्पफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मोंटेगो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड कैम्पफोर्ड जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस समय के। तो इनके नाम पे रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और इन्हीं के नाम पे कहा जाता है इसे मोंटेगो कैम्पफोर्ड रिफॉर्म। अब इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट ने क्या किया कि जो सेंट्रल का कंट्रोल था प्रोविंस के ऊपर, उसको और रिलैक्स कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। अब ये हुआ कैसे? इन्होंने क्या किया कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल के जो सब्जेक्ट्स थे जिस पे वो लॉ बना सकते थे, उनको अलग अलग कर दिया। सेंट्रल की अलग लिस्ट बना दी और प्रोविंशियल की अलग। अभी जैसे कि आप देखते हो यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट है, स्टेट लिस्ट है, उसी तरीके से। और इन्होंने क्या किया कि जो प्रोविंस के जो सब्जेक्ट थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे, उन्हें भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सबसे पहले सेंटर और प्रोविंशियल, इनके सब्जेक्ट अलग अलग कर दिए। फिर इन्होंने प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट थे इसमें भी इनको भी और फर्दर डिवाइड किया, जिसमें एक ट्रांसफर सब्जेक्ट बनाया और एक रिजर्व सब्जेक्ट बनाया। ये इस तरीके से है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी इस एक्ट में। इन्होंने सेंट्रल और प्रोविंशियल की लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट को अलग किया। फिर इन्होंने फर्दर प्रोविंशियल की जो है जो लिस्ट है, जो सब्जेक्ट है, उनको एक ट्रांसफर और एक रिजर्व इनमें डिवाइड किया गया। और इसमें यह था कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो तो गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एड और एडवाइस की ज़रूरत नहीं है।
जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो गवर्नर टोटली जो है अपने अपने डिस्क्रिशन से और अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से सजेशन लेके जो है उसको डील करेगा, जो भी रिजर्व सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे ड्यूअल स्कीम चलने लगी। ऑब्वियस ही बात है, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट है, एक रिजर्व्ड है, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस से सारा काम होगा, और रिजर्व जो है वो गवर्नर करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उस पे। तो ये दो तरीके की सिस्टम यहाँ पे बन रहे थे प्रोविंशियल लेवल पे, और इसी चीज़ को डायरकी भी कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं बाई कैमरलिज्म और डायरकी के बीच में, तो यही डिफरेंस है। डायरकी मीन्स कि आप देखो यहाँ पे जो है फ्रैगमेंटेड कर दिया गया है फर्दर जो है प्रोविंशियल के सब्जेक्ट को ट्रांसफर और रिजर्व में ड्यूअल जो है स्कीम चल रही है, दैट इज व्हाट डायरकी मीन्स। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की हमारे कंट्री में। डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कब हुई? 1919 में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। और बाई कैमरलिज्म की शुरुआत हुई। व्हाट इट मीन्स? बाई कैमरलिज्म मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस। कभी भी ये आप कंफ्यूज मत करना। डायरकी मीन्स दैट इज सब्जेक्ट डिफरेंशिएशन एंड दिस इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, बाई कैमरलिज्म। तो यहाँ पर जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस कर दिया गया और यहाँ पे एक अपर हाउस बनाया गया विच इज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बहुत ही चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि इट रिक्वायर्ड द 3 of the 6 मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन कमांडर एंड चीफ वेयर टू बी इंडियन। देखो आपको पता होगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। कमांडर एंड चीफ तो आपका वाइसरॉय ही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन वाइसरॉय को अगर हम छोड़ दें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एटलीस्ट 6 मेंबर जो है वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है होने चाहिए। आपको पता है सत्येंद्र सिन्हा जो है पहले मेंबर थे, लॉ मेकिंग एज अ लॉ मेकिंग पर्सन उन्हें अपॉइंट किया गया था। लेकिन अब यहाँ पे प्रोविजन आ गया है कि अगर 6 मेंबर हैं उसमें से 3 जो है इंडियन होने ही होने चाहिए, अगर हम कमांडर एंड चीफ को छोड़ दें, अदर देन 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लास्ट में मुस्लिम जमींदार्स और यूनिवर्सिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दिया गया था, यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको और एक्सटेंड किया गया और यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हुई, मतलब सेपरेट डिमांड क्या हुई, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट था फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। इन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रिंसिपल है इनके द्वारा जो इलेक्शन होगा वो इसी कंसेप्ट पे होगा। तो ये चीज़ इस एक्ट में की गई। और इसने क्या किया कि जो वोटिंग के अधिकार हैं, जो आप वोट दोगे उसको बस वोटिंग के अधिकार उन्हीं को मिलेंगे जिसके पास प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, ये 3 क्राइटेरिया पे जो है जज मतलब देखा जाएगा पर्सन्स को, और उस हिसाब से जो है सिर्फ उन्हीं पर्सन को वोटिंग राइट मिलेगी जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी, टैक्स भरते होंगे और एजुकेशन लेवल उनका सही होगा। तो ये एक क्राइटेरिया बनाया गया, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे वो वोटिंग अधिकार देंगे। इस एक्ट के तहत एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया हाई कमिश्नर का फॉर इंडिया। अब ये जो हाई कमिश्नर है ये बैठेगा तो लंदन में, लेकिन ये काम करेगा मतलब इंडिया के लिए ही। और जो कुछ इसको सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किए गए, अब इनके जो काम क्या थे कि जो एक्चुअली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम था ना, उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ फंक्शन जो है परफॉर्म करने के जो कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन है उन्हें ट्रांसफ़र कर दिए गए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और 8th पॉइंट यहाँ पे ये कहता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी शुरुआत हुई, जिसको 1926 में सेटअप किया गया ताकि वहाँ से सिविल सर्वेंट को रिक्रूट किया जा सके। और इसने पहली बार जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहले क्या होता था कि बस सेंट्रल लेवल पे ही बजट बनता था, नहीं, अब प्रोविंशियल बजट और सेंटर बजट दोनों को जो है अलग कर दिया और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास पूरी पावर दे दी कि आप अपना बजट खुद से इनैक्ट करिए, उसमें सेंटर का जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने जो है सेंटर की जो है सेंटर और प्रोविंशियल लेवल पे जितने भी बजट हैं उसको अलग कर दिया और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को पूरा अथॉराइज कर दिया कि आप अपने जो है बजट्स को जो है इनैक्ट करो। और फिर लास्ट में ये एक्ट ये कह के जाता है कि कुछ समय के बाद जो है हम एक कमीशन की अपॉइंटमेंट करेंगे ताकि हम देख सकें आफ्टर 10 ईयर्स कि ये जो एक्ट 1919 का आया है इसने कुछ बदलाव लाया है, इसने कुछ काम किया है या नहीं। लेकिन उसी के बाद 1927 में साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है, जिसको आप सबको पता है कि बॉयकॉट किया गया था बाय ऑल दी पार्टीज, क्योंकि उसमें कोई भी मेंबर जो है इंडियन नहीं था। और आप खुद सोचो ना कि एक ऐसी कमीशन आ रही
रही है, जिसको इंडिया के अंदर जो है देखना है कि कोई पर्टिकुलर एक्ट है वो कैसे परफॉर्म किया, उसमें कोई एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, तो वो कैसे उस एसेंस को समझ पाएगा? क्योंकि यहाँ की चीज़ों को समझने वाला कोई बाहर से आके कुछ लोग समझ मतलब अचानक से और समझ लिए, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। वहाँ खुद के जो वहाँ पे ग्राउंड पे या फिर फील्ड पे जो बंदे हैं वहाँ वो होने चाहिए, ताकि उन्हें वो उस एसेंस को समझ सकें। तो इस वजह से साइमन कमीशन को बॉयकॉट भी किया गया था। तो आपको याद रखना होगा कि साइमन कमीशन 1919 के एक्ट को ही इवन जो है उसको जज करने और उसकी वर्किंग को देखने जो है आ रहे थे, बट ये 7 मेंबर जो है कमीशन थी और इनके जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन। तो इनकी फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, 2 ऑल इनका बॉयकॉट हुआ, बट इनकी रिपोर्ट के बेसिस पे जो है फिर हमारा इनकी रिपोर्ट के जो कुछ पॉइंट्स थे उनको ऐड करके फिर वो बनता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो अब हम उसको देखेंगे नेक्स्टली। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है। अगर आप देखोगे तो ये जो है 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल का बहुत ही लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं? ये सबसे पहले तो कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन फेडरेशन, ठीक है, जिसमें सारे राज्य भी हों और प्रिंसली स्टेट भी हों। लेकिन क्या कहते हैं, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो ये पावर डिवाइड करनी थी, जिसका जो हमने पहले देखा था कि सेंटर और प्रोविजन के जो स्टेट सब्जेक्ट की लिस्ट थी उसको अलग कर दिया गया। फिर प्रोविजन पे जो है डायरकी लेते आए, डायरकी मतलब प्रोविंस का फर्दर सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया गया इन ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि इन्होंने कहा कि नहीं, एक ऑल इंडियन फेडरेशन हम बनाएंगे जिसके अंदर प्रोविंस होंगे और प्रिंसली स्टेट होंगे एज अ यूनिट, ठीक है। ये हो गया आपका फेडरेशन, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट हो गए और यहाँ पे हो गए आपके प्रोविंसेस। ये ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। और जो यहाँ पे लिस्ट जो बनाई गई है, जो पिछले एक्ट में बनाई गई थी, वैसी नहीं रहेगी। यहाँ पर एक फेडरल लिस्ट रहेगी, एक प्रोविंशियल लिस्ट रहेगी और एक कॉन्करेंट लिस्ट रहेगी। इसी तीनों लिस्टिंग और डिफ्रेंशिएशन के आधार पर जितने भी लॉ हैं वो बनेंगे और रेगुलेट होंगे, इन्होंने ये कहा। और जो रेसिड्यूरी पावर थी, जो बाकी बची हुई पावर थी, वो उन्होंने वॉइसरॉय के हाथ में दे दी, ठीक है, कि आप इसको अपने हिसाब से अपने डिस्क्रिप्शन से ही चलाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप उन्होंने फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई, इट मीन्स कि जो डायरकी का सिस्टम पिछले वाले एक्ट में 1919 में शुरू किया गया था उसको जो है अबॉलिश कर दिया गया कि नहीं, कोई भी डायरकी नहीं होगी, ठीक है। जितने भी प्रोविंस हैं वो ऑटोनॉमस यूनिट हैं, वो अपने हिसाब से ही एक्ट करेंगे और जो भी रूल बनाए गए हैं उसके हिसाब से। और गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। यहाँ पे एक और चीज़ की गई कि पहले क्या था कि गवर्नर जो है रिजर्व सब्जेक्ट पर अपने हिसाब से मतलब डिसीजन ले सकता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बात करके, और सिर्फ रिजर्व सब्जेक्ट पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात सुनता था या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे वर्क करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, गवर्नर जो है पूरी तरीके से जो है मिनिस्टर्स की जो है एडवाइस पे ही एक्ट करेगा। यहाँ पे डायरकी खत्म कर दी गई। अभी यहाँ पे जो है बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। आप समझ रहे हो, विधानसभा विधान परिषद जो है प्रोविंशियल राज्यों के लेवल पे इन्होंने शुरुआत की। उस डायरकी को जो है एबॉलिश कर दिया गया प्रोविंशियल लेवल पर। लेकिन जो बाई कैमरलिज्म है, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, विधानसभा और विधान परिषद की शुरुआत की गई ऑन प्रोविंशियल लेवल। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पर इन्होंने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो कंसेप्ट था उसको एक्सटेंड करके इसमें डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन और लेबर्स को भी ले आया गया। पहले क्या था, सबसे पहले 909 में क्या हुआ था, मुस्लिम्स को मिला, फिर उसके बाद सिख्स को मिला, क्रिश्चियन को मिला, यूरोपियन को मिला और एंग्लो इंडियंस को मिला। अब क्या है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो क्राइटेरिया है उसको एक्सटेंड करके जो है डिप्रेस्ड क्लास, जो शेड्यूल कास्ट हैं और वर्कर्स, इनको भी ले आया गया। अब इस एक्ट ने एक और चीज़ की है, एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन 1858। जो 1858 में काउंसिल ऑफ इंडिया को जो बनाया गया था 15 मेंबर बॉडी, जिसका काम क्या था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है एडवाइस करना, उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। देखो यहाँ पर इन्होंने जो वोटिंग राइट थे वो भी एक्सटेंड कर दिए। वोटिंग राइट जो है पहले आपको पता ही है कि प्रॉपर्टी, एजुकेशन और उसके बेसिस पे दिया जाना था, बट अब क्या था कि पॉपुलेशन को देखते हुए इन्होंने 10% जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से 10% लोग जो है और लोगों को फ्रेंचाइज दी, उसी बेसिस पे जज करके, प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन के ही बेसिस पे। और इस एक्ट में 1935 में करीबन जितनी भी पॉपुलेशन थी उस समय में, उसके हिसाब से 10% लोगों को वहाँ इंडिया के अंदर वोटिंग राइट मिला। हाँ, इस एक्ट
के जरिए जो है इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, आरबीआई का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल, आपका जो ये स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका भी इस्टेब्लिशमेंट किया, और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो लास्ट इसका प्रोविज़न था, इन्होंने फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया, जो फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया, जो कि 1937 में जो है सेटअप होता है आपका, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरकी को एबॉलिश किया गया। जो प्रोविंशियल लेवल पे जो है इसने क्या कहते हैं बाई कैमरलिज्म की इस्टेब्लिशमेंट की बात कही है, और इसने जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी की 15 मेंबर काउंसिल जो 1858 में बनी थी उसको एबॉलिश करने की बात कही है। यहाँ पे स्टेट पीसीएस की जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है, उसके बाद फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है जो कि सेटअप होता है 1937 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अब जो लास्ट एक्ट है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, और फरवरी 20 1947 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश है वो जून 30 1948 तक जो है पूरी की पूरी पावर जो है इंडिया को ट्रांसफ़र करेगा, और उसके बाद जो है खुद जो है बैकआउट कर लेंगे वो वहाँ से। बट क्या कहते हैं, ये चीज़ अनाउंस होने के बाद ही मुस्लिम लीग की जो पार्टीशन की डिमांड थी, मतलब एक अलग देश बनाने की, वो जो है काफ़ी हद तक बढ़ गई, जिसकी वजह से अगेन जो है 3 जून 1947 को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही फ्रेम होता है उसके बाद या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम किया जा रहा है, क्योंकि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये संविधान जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही है, ये उन जगहों पर लागू नहीं होगा जो स्टेट जो है खुद से मतलब राजी नहीं है इंडियन फेडरेशन या फिर इंडियन फेडरेशन के अंदर जुड़ने के लिए। तो ये सिर्फ वही होगा कि जो ब्रिटिश की प्रॉपर टेरिटरी थी, जो वो हैंड ओवर करके जाएंगे हमें, उन पूरे एरिया पर लागू होगा। बाकी जितने स्टेट जो हैं जो ऑटोनॉमस है उनके ऊपर लागू नहीं होगा जब तक कि वो इंडिया का पार्ट नहीं बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो है उसी दिन जून 3 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसरॉय थे उस समय के इंडिया के, उन्होंने जो है पार्टीशन का प्लान रखा, और ये प्लान जो है वो दोनों कांग्रेस और मुस्लिम ने एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने, और उसके बाद जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है तुरंत इफेक्ट में आ गया। इसमें क्या है, इसमें कुछ वही फीचर है कि इसने ब्रिटिश रूल को जो है ख़त्म कर दिया इंडिया में, और 15 अगस्त 1947 में एक हम इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट जो है हम बन गए। उसके बाद इसने पाकिस्तान और इंडिया का जो है दो स्टेट की क्रिएशन की बात की है, और जिसमें दोनों को ही राइट है कि वो या तो जुड़ सकें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में, या तो अलग भी हो सकते हैं, ये उनकी मर्ज़ी के ऊपर है। और फिर इसी एक्ट के अंदर जो है इन दोनों स्टेट के पास जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और वो अपने हिसाब से जो भी वो चाहें, जिस तरीके की भी सरकार अपने जिस तरीके की भी आइडियोलॉजी रखना चाहते हैं अपने कंट्री में, उस हिसाब से जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें और उसको जो है अपने देश में लागू करें। तो ये सारी जो है फ्रीडम हमें मिली थी। अब आप देखेंगे कि वही एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 15 अगस्त 1947 को जो है प्रॉपर जो है सारी पावर ट्रांसफ़र हो गई, और दो नए डोमिनियन बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के, और उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू ने एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो शपथ ली, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्होंने संविधान बनाया, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को वो जो है एनफोर्स होता है। तो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की और हिंदी यूज़ करने की कोशिश की है। वैसे मैं प्रोविजंस को काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल देती हूँ, क्योंकि वही लैंग्वेज यूपीएससी के एग्ज़ाम में आती है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि और इस सेंटेंसेस को और जो प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन पॉलिटी में, मैं उसको और सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊँ। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।